तो जनाब आज की इस वीडियो में हम लोग आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का कंप्लीट रोड मैप देने वाले हैं, जहां पर मैं बताऊंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर कैसे बना जाता है, क्या क्या स्किल्स हम लोग को चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड में जाने के लिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं कवर कर दूंगा, कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस जितनी बातें बताऊंगा वो हमेशा की तरीके एक पीडीएफ के रूप में आपको लिख के दे दूंगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। बस शर्त एक है, वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, क्लाउड कंप्यूटिंग की एक एक चीज कंप्लीट बता दूंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग किसी फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि फील्ड है क्या। अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे क्लाउड का मीनिंग क्या है और आखिर इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग क्या टर्म है, क्या टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। बेसिकली अभी से अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो लास्ट तक सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। जैसे कि क्लाउड वर्ड है तो बहुत से लोग सोचेंगे बादल या फिर बादल हैं, क्या है, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों की या फिर हमसे बड़े जो बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनकी हेल्प करती है। किस तरीके से भैया हेल्प करती है? अच्छा, एक चीज़ को छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर बड़ा ले चलेंगे। सबसे पहले अगर आप सोचो कि आपको कोई ऐसी चीज़ चलानी हो जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा लोड लेती हो, ज़्यादा रैम लेती हो, पर आपका कंप्यूटर उतना पावरफुल नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर से नहीं चला सकते। अगर एग्जांपल लें कि आपको GTA 5 गेम खेलना है अपने लैपटॉप के अंदर और आपका लैपटॉप बहुत ही कम स्पेसिफिकेशंस का है, बहुत कम लोड ले सकता है, तो क्या GTA 5 गेम चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? ऐसे में आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हो। इसमें होगा क्या कि आप गेम तो अपने लैपटॉप पे खेल रहे होगे, कंट्रोल तो आपके हाथ में होगा और उसको जो गेम प्ले है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, पर जितने भी प्रोसेसिंग का काम है, जितना भी ग्राफिक्स लोडिंग का काम है, जितना भी उसका जो रैम लेती है, वो सारा जो पावर होगा वो क्या होगा, वो कहीं दूसरे सर्वर पर चल रहा होगा। ओके, मतलब किसी सर्वर पे, मान लो गूगल का सर्वर है, वहां पे सारा लोड चल रहा है, बस आप उस गेम प्ले का मजा ले पा रहे हो, आप उसको कंट्रोल करके खेल पा रहे हो। तो क्या उसके लिए आपको लैपटॉप बहुत ज़्यादा पावरफुल चाहिए? नहीं। आप एक सिंपल से लैपटॉप में जो अच्छे से चलता हो उसमें आप कंट्रोलर लगाकर GTA 5 खेल सकते हो, जबकि आपका लैपटॉप इतना बड़ा गेम नहीं चला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो फाइल है उसकी GTA 5 की और जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कहीं गूगल पे सर्वर पे हो रही है। तो गूगल का सर्वर आप जानते हो बहुत बड़ा है, बहुत सारी उसके अंदर स्पेस है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर चल सकती हैं और कंप्यूटिंग पावर आपके लैपटॉप से 1000 या फिर 1 लाख गुना ज्यादा है। ठीक है, ये आप भी मानते हो। तो इसी चीज को हम लोग क्लाउड वर्ड देते हैं। जिस तरीके से बादल बहुत बड़े बड़े होते हैं, बादल के अंदर बहुत सारा पानी समाया हुआ होता है, वही एक टर्म बस जोड़ दी गई है। इसी चीज को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कह रहे हैं कि चीज तो कहीं और चल रही है पर यूज हम लोग कर पा रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब ये छोटा एग्जाम्पल था। अब इसी चीज को और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स में होता क्या है कि आप बहुत सारी पिक्चर्स नेटफ्लिक्स के अंदर अवेलेबल है, हर तरीके की पिक्चर आप देख सकते हो, बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेना है। क्या वो सारी पिक्चर आपके टीवी या आपके लैपटॉप के अंदर होती हैं? नहीं होती हैं, पर वो पिक्चर जो है वो नेटफ्लिक्स का भी कोई अपना सर्वर नहीं है। नेटफ्लिक्स ने कोई अपना सर्वर, कोई अपना डेटाबेस बड़े बड़े नहीं रखे हैं जिनके अंदर वो सारी पिक्चर स्टोर हो। तो नेटफ्लिक्स कैसे उन सारी पिक्चर्स को इतना स्मूथली प्ले कर पाता है इतने ज्यादा यूजर्स को? क्योंकि नेटफ्लिक्स यूज करता है क्लाउड स्टोरेज को। नेटफ्लिक्स यूज करता है आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स को, जहां तक मुझे पता है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, वैसे माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन किसी एक के ही सर्वर को यूज करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी कि मतलब वीडियोस तो अपने टीवी पे चल रही, मोबाइल पे चल रही हैं और नेटफ्लिक्स इतना स्मूथली डेटा को सर्व कर पा रहा है, पर उसको सर्वर लेने की जरूरत नहीं, इतना सारा डेटा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा नेटफ्लिक्स क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, ये मैंने लिखा और यहां पर आया AWS। ओके, तो नेटफ्लिक्स यूज करता है Amazon वेब सर्विस को। मैंने माइक्रोसॉफ्ट बोला था, देखो बहुत सारी स्टार्टअप्स है, बहुत सारी कंपनीज है, कोई Amazon की सर्विस को यूज करता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस को यूज करता है, कोई गूगल को करता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि किसकी सर्विस कितना ज्यादा यूज की जाती है। नंबर 1 पे इस समय जो मार्केट में चल रहा है वो Amazon का AWS है। AWS का मतलब फुल फॉर्म होता है Amazon वेब सर्विस।
अमेजॉन के पास बहुत बड़े बड़े सर्वर्स हैं और वो आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, जितनी आप ले सकते हो, जितनी आपकी मर्जी हो आप ले सकते हो और आराम से आप अपना डेटा, अपना मूल्यवान डेटा उस पर रख के और बहुत ही फास्टली आप सर्व कर सकते हो। कहीं पे भी कोई लैग नहीं देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हो तो नेटफ्लिक्स के बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं, उनको कितना ज़्यादा परेशानी होगी। तो नेटफ्लिक्स ने अपना सारा डेटा, सारी चीज़ें रख रखी हैं यहाँ पे अमेजॉन वेब सर्वर पे। और यहाँ आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स यूजेस AWS फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब नेटफ्लिक्स का लगभग जितना डेटा है सब AWS के अंदर है, ठीक है। नंबर 1 पे AWS आता है। नंबर 2 पे इस समय चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर एक सर्विस है, जैसे AWS है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर है, वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कराती है। उनके पास भी बहुत बड़े बड़े सर्वर्स है, बहुत सारा डेटा रखने की क्षमता है। वो दूसरों को किराए पे देती हैं, दूसरे स्टार्टअप, दूसरे बिजनेस किराए पे लेते हैं। सोचो छोटी कंपनी नहीं है नेटफ्लिक्स, बहुत बड़ी कंपनी है। गूगल के पहले से नेटफ्लिक्स है, अगर आपको ना पता हो मैं बता दूं। फिर भी वो कभी अपने सर्वर्स नहीं लगाती हैं, क्योंकि सर्वर्स लगाने का एक अलग कॉस्ट आता है। काफ़ी सारी ज़मीन चाहिए, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स चाहिए, फिर उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं कोई कुछ कर ना दे, कोई डेटा ने लीक कर दे, ठीक है। दूसरी बात, आपको दिन रात उनको ऑन रखना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा बिजली चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कोई चीज़ें खराब हो रही है, उनका रिप्लेसमेंट चाहिए, तो इतना ज़्यादा कॉस्ट आता है कि जितना आप किराए पे ले सकते हो उससे डबल कॉस्ट अगर आपका आ रहा है तो आप किराए पे लेना ज़्यादा मंजूर करोगे। ये आप भी समझ सकते हो कि मान लो आपको कोई चीज़ रखनी है और आप उसके लिए पूरा महल बनवा रहे हो, क्या जरूरत है, मैं एक लॉकर बैंक में ले लूंगा, उसके अंदर रख लूंगा, किराया बच जाएगा, ठीक है। किराए में जो आपका पैसा जा रहा है वो बनवाने से कम है, तब ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और नंबर 3 पे आता है गूगल वेब सर्विस, सॉरी गूगल वेब सर्विस नहीं, गूगल क्लाउड प्रोग्राम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। गूगल क्लाउड प्रोग्राम क्या है, नंबर 3 पे है। गूगल थोड़ा लेट साइड मार्केट पे आया था, इसलिए अभी भी मतलब ये नहीं कि छोटा मतलब कोई है, ऐसा नहीं है। अमेजॉन काफ़ी बड़ा एरिया कवर किए हुए, फिर माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी कवर किए और गूगल काफ़ी कवर किए। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन में ये तीनों मार्केट अपना अपना काफ़ी अच्छा वर्चस्व जमाए हुए हैं, ठीक है। और बाकी भी वेब सर्विस है आपकी, IBM की है, ओरेकल की भी है, पर 3 वेब सर्विस आपका अमेजॉन, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और आपके गूगल वेब सर्विस, ठीक है, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, वो इस समय डोमेन कर रही हैं, ठीक है, डोमिनेट कर रही हैं। ओके, अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन बहुत ही एग्जैक्ट हम लोग की बात को प्रोनाउंसिएट कर पा रही है, इसको भी समझ लेते हैं। अभी मैंने अपनी भाषा में आपको बहुत कुछ समझाया, इतनी सारी जानकारी को आपने चंद 1-2 मिनट के अंदर समझ लिया और आपको समझ में आया कि गूगल क्लाउड यहाँ पे कंप्यूटिंग क्या होता है। मतलब सर्वर कहीं और पे है, हमारी वेबसाइट का डेटाबेस कहीं और पे है, सारी चीज़ें चल कहीं और पे रही हैं और यूज क्लाइंट अपने कंप्यूटर पे कर पा रहा है। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरीके की कंप्यूटिंग सर्विस डिलीवरी करता है। कंप्यूटिंग सर्विस जो कंप्यूटेशनल प्रोसेस होती है। अगर आपकी वेबसाइट भी चल रही है तो उसका कहीं ना कहीं प्रोसेस चल रहा होगा। आज आप यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करते हो तो वो वीडियो कहीं से तो आपके पास आ रही है, इसे ही कंप्यूटेशनल सर्विस कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटिंग सर्विस लाइक सर्वर्स, स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर्स ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट मतलब जो इंटरनेट पे सारी चीजें पड़ी उसी को द क्लाउड बोला गया है, ठीक है। ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट सेविंग, एंड कॉस्ट होना चाहिए, कास्ट नहीं, कॉस्ट सेविंग्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल IT इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले क्या होता था कि आपको खुद के सर्वर्स लगाने, आपको खुद स्टोरेज लेके रखना है, आपको खुद मेंटेन करना है। अब वो चीज़ें नहीं है। अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहे तो कितने लोगों को भी दे सकते हैं, चाहे तो कहीं पर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी है कि आज आपके पास थोड़े यूज़र है तो आपने थोड़ी स्टोरेज ले रखी है, कल का आपके पास ज़्यादा यूज़र हो जाएंगे, आप ज़्यादा पैसा लगा के ज़्यादा स्टोरेज ले सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक ही सर्वर है, अब आपको दूसरा खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। मान लो आपके पास अभी 100 यूज़र्स हैं, अगले साल आपको पता है कि 1000 यूज़र्स तक पहुंच जाने वाली मेरी सर्विस, तो 1000 यूज़र्स जब पहुंचेंगे तब हम लोग ले लेंगे किराए पे। अभी से 1000 यूज़र्स के लिए हमको सिस्टम बैठा के नहीं रखना है, ठीक है। कॉस्ट सेविंग्स होती है क्योंकि मैंने बताया कि आप खुद का अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, खुद के सर्वर्स लगवाते हो, बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाती है और उसी की तुलना में हम लोग किराए पर चीज़ों को लेकर ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन कवर। हु इज क्लाउड इंजीनियर। अब भैया ये चीज़ आप मेरे से ज़्यादा जानते होगे, क्योंकि अगर आप क्लाउड इंजीनियर बनने जा रहे हो तो पता होगा कि क्या होता है क्लाउड इंजीनियर। पर नहीं पता है, आपने इस वीडियो को ओपन किया है, ट्रस्ट मी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। A software engineers who knows how to create solution using cloud, design, develop and is skilled in maintaining them as well। सबसे पहला मैं हिंदी में आपको बिल्कुल आपकी भाषा में समझाता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, जो जावा, C++ सीख के, DSS सीख के हायर किए जाते हैं,
वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जब क्लाउड को सीख लेते हैं, क्लाउड यूज करना, क्लाउड को मेंटेन करना, क्लाउड के अंदर जो जो आपको टूल्स दिए गए हैं, जो जो सर्विस दी गई है, उनको अच्छी तरीके से यूज करना सीख जाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्लाउड इंजीनियर्स। ठीक है, और भी इसके डोमेन होते हैं, हम लोग उसके आगे बात करेंगे। अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। आप उसके साथ साथ अगर क्लाउड को मेंटेन करना, क्लाउड को होस्ट करना, डिप्लॉय करना, क्लाउड के अंदर जो जो टर्म्स होती हैं उनको सीख रहे हो, क्लाउड को मेंटेन करना, क्लाउड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना, आर्किटेक्चर डिजाइन करना और उसको मेंटेन करना, डेवलप करना, ये सब सीख रहे हो, ठीक है, तो आप क्लाउड इंजीनियर हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जाती है कि भैया इसका सॉल्यूशन बनाओ, तो अगर आप उस सॉल्यूशन को क्लाउड की मदद से, क्लाउड का यूज करके और उसके टूल्स का यूज करके बनाते हो, तो भी आप क्लाउड इंजीनियर या क्लाउड डेवलपर हो। यहां पर आपको एक अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्लाउड के जितने भी टूल्स हैं एंड सर्विसेज हैं, इतना बस आपको ध्यान रखना है। टूल्स में आप ध्यान दो कि AWS, Azure और गूगल का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इन तीनों को अगर आपने अच्छे से सीख रखा है तो आपको आगे ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। यही तीन डोमिनेट कर रहे हैं इस डोमेन के अंदर। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसको मैंने बताया कि बहुत सारी कैटेगरीज होती है, पर मेनली मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्लाउड डेवलपर और क्लाउड आर्किटेक्ट। क्लाउड डेवलपर क्या करता है? दिस इज अ डेवलपर हु डेवलप सॉल्यूशन यूजिंग क्लाउड टूल्स एंड सर्विसेज। एक डेवलपर जो क्लाउड के टूल्स को एंड सर्विसेज को यूज करके सॉल्यूशन डेवलप करता है, क्लाउड डेवलपर। बट क्लाउड आर्किटेक्ट एक सीनियर होता है क्लाउड डेवलपर का। क्लाउड डेवलपर आपका मिड रेंज, आप बोल सकते हो मध्यम में आता है, पर क्लाउड आर्किटेक्ट एक प्रोफेशनल होता है या फिर सीनियर लेवल पोजीशन होती है। ये क्या करते हैं? इनके अंडर में देखो क्या क्या आता है। दीज आर द इंडिविजुअल हु डिजाइन द एंटायर क्लाउड आर्किटेक्चर। कभी कभी ये पूरा क्लाउड का आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से चीजें चलने वाली हैं क्लाउड पर, पूरा आर्किटेक्चर इनको मेंटेन करना होता है। डिसाइड विच प्लेटफॉर्म टू यूज, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है हमारी कंपनी के हिसाब से। AWS अच्छा है, Azure अच्छा है कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म अच्छा है, कौन सा अच्छा है। विच सर्विस टू यूटिलाइज, अब मान लो किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सर्विस होती हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट ले लो, Azure ले लो, AWS ले लो, सभी के अंदर मिलियंस ऑफ सर्विसेज है, तो कौन सी सर्विस हमको यूज करना है ये डिसाइड करता है। ठीक है, विद इन क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड हाउ टू इफेक्टिवली यूज दो सर्विसेज, हम लोग उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड के अंदर। ऑल ऑफ दीज डिसीजन आर मेड बाय क्लाउड आर्किटेक्ट। मतलब ये जो डेवलपर है ये तो सिर्फ चीज़ों को यूज कर रहा है, पर ये जो क्लाउड आर्किटेक्ट है ये पूरा डिसाइड करेगा कैसे यूज करना है, कहाँ से यूज करना है, किसको यूज करना है, किसको नहीं यूज करना है, कितनी देर यूज करना है, पूरा आर्किटेक्चर ये बताएगा। और जब ये पूरी चीजें बनाकर आगे बढ़ाएगा तब ये डेवलपर उस पर काम करेगा। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें डाउट होने की जरूरत नहीं है। इसी की और भी फील्ड्स होती हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी फील्ड होती है, पर मेन आपको इन्हीं दो में काम चलेगा आपका। या तो आप सीनियर लेवल पे होगे तो आप खुद को क्लाउड आर्किटेक्ट बोल दो, मीडियम लेवल पे हो तो क्लाउड डेवलपर बोल दो। ठीक है, इस तरीके से स्किल्स भैया क्या चाहिए क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए, आर्किटेक्ट बनने के लिए। नॉर्मली आप बीटेक कर रहे हो, आप गए हो कंप्यूटर साइंस सीख रहे हो या किसी भी फील्ड से आप कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? आप यहाँ पे जावा या C++ उसके साथ DSA करते हो और कुछ आपका नेटवर्किंग DBMS से टॉपिक पढ़ते हो। ये आपको सिर्फ बनाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पर यहाँ पे ये जो स्किल्स है इनको आपको अपने हाईलाइट करनी है, तब जाकर आप बनोगे क्लाउड इंजीनियर। सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से आने चाहिए। अब विंडोज़ और मैक तो यार आजकल सभी को आते हैं, मतलब विंडोज़ जैसे ही सेम मैक होता है हम लोग चलाते हैं, उनकी सब चीज़ आती है, पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लिनक्स की। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आना चाहिए, क्योंकि जितना भी काम होगा वो लिनक्स कमांड के थ्रू होगा, तो लिनक्स अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में आपको अगर क्लाउड में आप काम करना चाह रहे हो, क्लाउड के फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो आपको नेटवर्किंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्किंग के किन किन डोमेन में, किन किन फील्ड में क्या क्या वर्क होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा, प्रोग्रामिंग तो हर फील्ड में, आप वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप क्लाउड आर्किटेक्ट, AI, ML, मशीन लर्निंग और कोई भी आपको मतलब, ठीक है, आप कोई भी आप फील्ड में जा रहे हो आपको प्रोग्रामिंग चाहिए। दो ऑप्शन निकल के आते हैं, जावा सीख लो या पाइथन सीख लो। मैं आपको सीधे बोलूंगा आप पाइथन सीखो। क्यों? क्योंकि क्लाउड इंजीनियर को जरूरत पड़ती स्क्रिप्टिंग करने के लिए, तो वो लैंग्वेज सीखो जो स्क्रिप्टिंग में भी काम आ जाए और प्रोग्रामिंग में भी काम आ जाए, जिसमें पाइथन नंबर 1 पे आपकी आती है। पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में भी है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में भी है। आप पाइथन से अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट बना सकते हो जो कि क्लाउड में चल सकती हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा पाइथन आप सीखें क्लाउड इंजीनियर अगर आपको बनना है।
डिबगिंग आनी चाहिए अच्छे से, कोई भी चीज़ को आप डिबग कर पा रहे हो, उस प्रोसेस को समझ पा रहे हो, कहाँ पे क्या एरर्स है, कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं। ओके, गिट एंड गिटअप की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, गिट कमांड्स पता हो, आपकी कौन सी ब्रांच है, मेन ब्रांच क्या होती है, किस तरीके से पुल करना है, पुश करना है, तो सब आपको नॉर्मल चीज़ें हैं, पर एडवांस गिट एंड गिटअप भी आना चाहिए। तो मैंने इस पर डेडिकेटेड एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है गिट एंड गिटअप का, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पढ़ लोगे बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये आप मान के चलो, आप वेब डेवलपर बनोगे तब भी गिट और गिटअप का यूज़, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे तब भी गिट एंड गिटअप का यूज़, किसी भी फील्ड में जाओ ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपसे कही जाएगी कि आपको आनी चाहिए। तो ये मैंने कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी बना रखा है, जाकर देख लेना, 2 से 3 घंटे का है, सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ऑटोमेशन टूल्स क्या चाहिए, ऑटोमेशन टूल्स बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो, सिर्फ गूगल में आप ये लिखो क्लाउड ऑटोमेशन टूल्स, आपको कुछ वीडियोस, कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दिस इज अ रोड मैप, सिर्फ आपको राह दिखा रहा हूँ कि यहाँ ये चीज़ हो सकती है, यहाँ ये हो सकती है। आप अगर आप जाना चाहते हो, आप डिटेल में उस चीज़ को कवर कर सकते हो, सब अवेलेबल है, ठीक है। तो आप कुछ ऑटोमेशन टूल्स सीखने पड़ेंगे, एंड डेटाबेस एंड स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे काम करता है ये सब सीखना पड़ेगा। ये आपकी 7 स्किल्स है जो कि कोई भी आप यूट्यूब पर वीडियो देख ले, कोई भी आर्टिकल पढ़ लें, इनमें से आपको देखो, जरूरी नहीं कि सब साथ के साथ बताएंगे ही, इतना जरूरी नहीं कि कोई डिटेल में रिसर्च किया हो, या फिर मैं ये भी नहीं कहूँगा मैंने ही सिर्फ रिसर्च की है। हो सकता है कोई 5 बता रहा हो, कोई 4 बता रहा हो, कोई 6 बता रहा हो, कोई हो सकता है 7 भी बता रहा हो, पर यही आपको 7 चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहीं पर भी आप सर्च कर लें, कुछ भी कर लें, मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिन वीडियोस को बनाता हूं, मुझे प्रॉपर रिसर्च करने में भले टाइम लगता है, पर मुझे पता है इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं होने वाली है, ठीक है। 7वें चीज़ें सीखने के बाद अब आते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं आपके क्लाउड के अंदर, उनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग का कहीं से कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन, या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अभी मैं आगे बताऊंगा, वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगी। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, ये आपको सीखने को मिलेगा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। क्लाउड सर्विस मॉडल्स, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, कैसे डिप्लॉय किया जाता है, क्लाउड की सिक्योरिटी, आर्किटेक्चर डिजाइन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्लाउड सिक्योरिटी क्या है, हो सकता है ये आप डाउट, जब कोई चीज़ क्लाउड के थ्रू आ रही है, जा रही है, या फिर कोई काम हो रहा है, तो उसमें सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आजकल डेटा ब्रीचेस, हैकिंग, कोई भी मालवेयर अटैक, ठीक है, सर्वर पे अटैक, ये सब बहुत बढ़ गया है। तो हर कंपनी चाहती है कि उसकी चीज़ें सिक्योर रहें, तो क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी इंजीनियर भी होता है, सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, तो उस पर भी आप जा सकते हैं, ये भी एक डोमेन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। 3 सर्विस बहुत बड़ी हैं, तो तीनों ने अपने अपने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम निकाल के रखे हैं, ये ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने इन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को कर लिया तो ये फाउंडेशनल लेवल के होते हैं, आप चाहें तो इनसे अपर लेवल भी कर सकते हैं, एसोसिएशन लेवल ऐसा बोलते हैं, और प्रोफेशनल लेवल बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं, पर फाउंडेशनल लेवल आपको करना चाहिए पहले तो, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। AWS का किस नाम से, क्लाउड प्रैक्टिटोनर, ठीक है। इनका नाम यार थोड़ा सा अजीब सा लगता है, आप किस उससे रखते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिटोनर, ओके, जो भी होगा। यहाँ पे इसका गूगल का डिजिटल लीडर, ठीक है, और यहाँ पे एज्यूर मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर का AZ 900। मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ यहाँ पे 1-2 किस तरीके से आपको देखना है, किस तरीके ज्वाइन करना है। बट यहाँ पे मैं बताऊँ ये फ्री नहीं होते हैं, इनका कुछ चार्जेस पड़ता है, बाकायदा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं। और यहाँ पे जैसे अमेजोन है और जो एज्यूर है, सब आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, तब आपकी क्लाउड इंजीनियर आप रिज्यूमे में डाल सकते हो। आपका एक अलग मतलब जैसे आपके हायरिंग के लिए आया कोई क्लाउड इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको दिखेगा रिज्यूमे कि हाँ ये क्लाउड इंजीनियरिंग के लिए बंदा परफेक्ट है, इसने कर रखी चीज़ें, ठीक है। वो आगे अभी हम लोग बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्रोम पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, पहला तो मैं यही सर्च करता हूँ क्लाउड प्रैक्टिटोनर, ठीक है, क्लाउड प्रैक्टिटोनर AWS, ठीक है, AWS इंटर मारा, ठीक है। अब सबसे पहले तो याद देखो ऊपर एक स्पॉन्सर्ड मेल आई, स्पॉन्सर्ड लिंक आई है, मैं उस पर न जाकर यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्टिफिकेशंस पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो सारी डिटेल मिल गई। कैटेगरी सबसे पहले फाउंडेशनल लेवल का है। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट का एग्जाम्स होता है, जिसमें आपको 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको, $100, जो कि इस समय करीबन 8,000 रुपये के आसपास पड़ेगी जाके आपको। और यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, शेड्यूल कर सकते हैं या फिर प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए, और इस पेज से आपको सारी जानकारी मिलेगी।
आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाएं, लिखें AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर एंड उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये आपको बस चीज़ें पता चल रही हैं। अब आप अगर जानना चाहते हैं तो आप इनडेप्थ जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं यहाँ पे बैक आऊँगा और दूसरा मैं एक और दिखा देता हूँ, बाकी आप देख लेना। ठीक है, दूसरा कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AZ900। ठीक है, इस पे भी आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट AZ900, ये ऑप्शन आ भी गया है, यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं, A2 नहीं AZ। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी यही एक लिंक आती है फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जैसे वहाँ पर दी गई थी। आप इस पेज पे आएँ, इसको पढ़ें, इसको समझें और आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से जानने को मिलेंगी। ठीक है, यूडमी वगैरह भी दे रहा है पर आप चेक कर सकते हो, आपको अपने हिसाब से करना है जो आपको उचित लगे। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से आपको इन्हीं का करना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ये वाली लिंक पे आता हूँ तो यहाँ पे भी इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी कि कैसे क्या करना है। ओके, सर्टिफिकेशन डिटेल्स क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं। ओके ओके, यहाँ पे कौन कौन से एग्ज़ाम्स हुए हैं, अपडेट टू द एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स दी गई हैं। मतलब सारे अलग अलग पेजेस बने हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको आना है पहली लिंक पे ही है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में आपको पता चल जाएगा, यू कैन डिस्क्राइब एज्योर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट एंड एज्योर सर्विस सच एज कंप्यूटिंग यूज़ होती है, नेटवर्किंग यूज़ होती है, स्टोरेज यूज़ होती है। इन तीनों से मिलकर ये चीज़ें बनती है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शेड्यूल्ड आप कर सकते हो या फिर और भी चीज़ें कर सकते हो। इनकी फ़ीस अगर देखा जाए तो $99 है, $1 कम है। ठीक है, ऐसे ही आप गूगल का भी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, सारी चीज़ें सर्च करके अपडेटेड चीज़ें ही लाई गई हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आते हैं भैया, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपको इससे रिलेटेड, मतलब जो नॉर्मली पूछे जाते हैं उनसे भी रिलेटेड पूछे जाएंगे और कुछ इन टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। भैया सबसे पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन को भी कभी कर देते हैं कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। बहुत से लोगों को ये अभी नहीं पता होगा। मैं सोचता तो हूँ कभी कभी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, फिर सोचता हूँ रहने दे, जिसमें मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि बिल्कुल इंसान को पता चले कि इंटरनेट काम कैसे कर रहा है, इंटरनेट का मालिक कौन हो सकता है, इंटरनेट कौन संभालता है, आखिर से अगर इंटरनेट चल रहा है, इतनी बड़ी दुनिया चली, संभाल कौन रहा है। ठीक है, अगर आप इंटरनेट के अंदर अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं तो डोमेन के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, तो वो जो डोमेन का नाम होता है वो दे कौन रहा है, अगर इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है तो। ये सारी चीज़ें मेरे को पता है पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इन फ्यूचर ऐसी वीडियो बना सकता हूँ। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, इस पर भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बताया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग, ये एक अच्छा टर्म है तो इसके बारे में भी आपसे इन डेप्थ जानकारी ले सकते हैं। विच सर्विस आर सर्वरलेस एंड व्हाट आर सर्वरलेस, कौन सी सर्विस सर्वरलेस है एंड सर्वरलेस का मतलब क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है उसमें से भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सर्विस आपने यूज़ करी तो उसके क्या प्रोस थे, क्या कॉन्स थे, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता चलना चाहिए। अब जैसे मैंने बात किया प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके मन में उठता होगा, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर बनना है तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। तो भैया कुछ अलग नहीं बनाना होता है। जैसे आप डेवलपमेंट सीख रहे हो, मान लो आपने वेब डेवलपमेंट सीखा, तो आप वेब डेवलपमेंट में जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वही बनाने हैं, बस उसके साथ इंटीग्रेट करना है क्लाउड कंप्यूटिंग को। क्लाउड कंप्यूटिंग की किसी सर्विस, किसी टूल का यूज़ करके अपने वेब प्रोजेक्ट बनाओ जिससे ये दिखे कि हाँ क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ किया गया है, उसमें डिप्लॉयमेंट किया गया, या फिर आप डेटाबेस जो लोकल होस्ट पे बना रहे हो उसको आप क्लाउड पे बनाओ। कुछ भी बनाओ, जो आप बना रहे हो अच्छे से अच्छा, पर क्लाउड का कुछ टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ किया जाना चाहिए, यही है, और अलग से कुछ नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वेब डेवलपमेंट के ही प्रोजेक्ट बनते हैं पर बस टेक्नोलॉजी वो यूज़ की जा रही होती है। जैसे हम लोग ऐसे क्या लोकली अगर मान लो डेटाबेस बना रहे हो तो आप वहाँ पर क्लाउड में बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मेरे दिमाग में जितने क्वेश्चन आते हैं, जो लगता है कि हो सकता है आपको डाउट आए या फिर कुछ भी ऐसा जानकारी मुझे कहीं से भी मिलती, मैं पक्का उसको लिख देता हूँ कि ये भी बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और हाउ टू अप्लाई फॉर क्लाउड जॉब्स, भैया ये लास्ट स्लाइड कुछ बची है एक या दो, मैं आपको बताता हूँ। देखो बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, अब दो ही चांस है, या तो ऑन कैंपस अच्छा कॉलेज है तो कंपनी आएंगी, या तो ऑफ कैंपस आएंगी। कोई भी जॉब हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, डेवलपर की हो, या फिर आपके क्लाउड की हो, क्लाउड इंजीनियर की हो,
भैया प्रोसेस वही है, या तो आएंगी कंपनी तो हो सकता है कि इसी दूसरे आए कि भैया मुझे क्लाउड इंजीनियर चाहिए, या आपको पता हो कि पर्टिकुलर कंपनी क्लाउड में ज़्यादा फोकस करती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में बहुत से लोग हायर ही माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के लिए होते हैं, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए होते हैं। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, चाहे ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, आपको रिज्यूमे जब इंसान पकड़े, ठीक है, समझना मेरी बात को, तो उसको दिख जाना चाहिए कि आप क्लाउड पर फोकस कर रहे हो। बाकी सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे फोकस कर, पर आप क्लाउड पे फोकस कर रहे हो। कैसे, वो आप पे डिपेंड करता है। आप कुछ बुलेटिन पॉइंट्स लिखो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखो, कुछ अपने सर्टिफिकेट सेट करो। अगर आपने AWS या फिर आपने एज्योर का या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया है फाउंडेशनल लेवल, वो प्लीज़ ऐड करें। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं, वो आप प्लीज़ मेंशन करें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका रिज्यूमे कैसे बोल सकता है कि आप क्लाउड पे फोकस कर रहे हो, क्लाउड इंजीनियर बनना चाह रहे हो, वो आपको दिखाना है। आप कुछ भी हाईलाइट कर सकते हो, कुछ भी मेंशन कर सकते हो, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे दिखा सकते हो, कहीं कोई सर्विस में आपके बारे में पढ़ा हो उसके बारे में लिख सकते हो, या फिर आप क्लाउड पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, कुछ बना रहे हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। या फिर आपने पर्टिकुलर कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो या यूज़ की हो तो बता सकते हो ये सर्विस अच्छी है, इसके ये प्रोस है, ये कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके आपको बताना है। सबसे मेन क्या होता है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम उससे ज़्यादा दिखता है कि हाँ ये बंदा क्लाउड के लिए बना है, मतलब क्लाउड के फील्ड में इसको डाला जा सकता है, तो आपके ऊपर फोकस किया जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आपके कॉलेज में अगर एग्जांपल में 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 जरूरी नहीं कि क्लाउड पे फोकस कर रहे हो, 1 या 2 कर सकते हैं आपके साथ में। तो क्या है कि जब कंपनी आएगी तो ढूंढेगी अच्छा कौन से बच्चे क्लाउड के लिए बेहतर हैं, तो वो आपको उठा के डाल देगी, ऐसा होता है। ऑफ कैंपस में क्या है, जैसे भैया आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैंने भी वीडियो बनाई और भी बहुत लोगों ने बनाई है कि ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई किया जाता है, उसकी भी वीडियो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वही प्रोसेस सेम देखना है, बस आपको जॉब रोल किस तरीके के देखने हैं, मतलब सब तरीके के जॉब रोल में नहीं अप्लाई करना है। सबसे पहला, कहीं पे भी क्लाउड लिखा हो तो वो उसी से रिलेटेड है। क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड डाटा इंजीनियर, इस टाइप की जॉब्स निकलेंगी। क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, क्लाउड के साथ नेटवर्किंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और भी इससे मिलता जुलता कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ये सारी टाइप्स की जॉब आपके क्लाउड के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया। तो जॉब का अप्लाई करने का प्रोसेस वही है जो सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का है, बस आपकी एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी में आपने अपना कदम बढ़ा रखा है, उस डोमेन को आप फोकस कर रहे हो, टारगेटेड डोमेन वो आपका है। समझ में आ चुका होगा, आई होप आपको। देखो जॉब्स तो मिल जाएंगे एट द एंड, अगर आप ढूंढोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपके पास स्किल्स है। फिलहाल अभी अगर आप स्किल्स पे और अपने पढ़ने पे फोकस करो कि मैं किन चीज़ों को पढ़ सकता हूँ, कैसे उस फील्ड में जा सकता हूँ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लास्ट है भैया, कोई भी होता है ये जरूर पूछता पैसा कितना है, अगर चीज़ जा भी रहे हैं तो पैसा सही है या नहीं है। देखो सैलरी किसी डोमेन की हो, अगर आप स्टार्टिंग में जाओगे तो भैया थोड़े से ही स्टार्टिंग होती है, सबको पता है। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती 15 लाख पर एनम से लेके 20 लाख पर एनम, ठीक है। LPA 15 LPA से 20 LPA के बीच होती है। तो ये आप मान के चलो कि इतने के इतने बीच होगी, कम भी हो सकती है आपकी 7 या 8 या 10 भी हो सकती है, आप 20 से ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। 25 22 जो भी हो, कंपनी डिपेंड करता है, पर बीच में इन्हीं के आसपास होगी, 15 के आसपास और 20 के आसपास तक होगी। आई होप आपको आप क्लियर होगा। अच्छी सैलरी है, डोमेन भी अच्छा है, आप कवर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज की वीडियो जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।